हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से डाटा एनालिसिस का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेशन है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्तंभ आरेख का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि, यहाँ पे देखिए कुल व्यय है इसका 100% बराबर 45,000। ठीक है, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। इसका कुल व्यय कितना है, इसका 100% बराबर यहाँ पे है 45,000। तो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह किराया, आर और घर को खर्च मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि के बराबर हो। तो आइए इसको देखते हैं, इसका डाटा। ठीक है, इसका डाटा कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए इसका डाटा है। अब प्रश्न पूछा था क्या, ये वाला इसका प्रश्न है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए किराया और घर पर जो खर्च हुआ है, किस पे, घर पर जो खर्च हुआ है ये कितना हुआ है, किया गया खर्च बराबर लिखेंगे 14 + 17 बराबर कितना हो गया आपका 31%। कितना हो गया, 31% हो गया। तो वहीं अगर खर्च बराबर हम निकाले, किसके बराबर, खर्च के बराबर निकाले, तो 31 बटा लिखेंगे 100। ठीक है, और गुना कर देंगे 45,000। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से 2 0 खत्म हो गया, गुना करेंगे तो 13,950 रुपये आएंगे। ठीक है, अब शैक्षणिक शुल्क पर किया गया खर्च बराबर अगर निकाल ले हम, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 19/100 और गुणा 45,000। ठीक है, कितना, 45,000। 2 0 से 2 0 खत्म, 450 में 19 से गुना कराइएगा तो आपका आएगा 8,550 आएगा। कितना आएगा, 8,550 आ जाएगा। ठीक है, तो आवश्यक मान जो है इसका कितना होना चाहिए, 13,000 में से 13,950 में से आप घटा लीजिए, किसको, आप घटा लीजिए यहाँ पे 8,550 को। ठीक है, तो आपका आ जाएगा उत्तर 5400 रुपये। कितना आएगा, 5400 रुपये इसका परम सत उत्तर आएगा। ठीक है, परम सत उत्तर हो जाएगा इसका 5400 रुपये। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या आपसे कि कुल व्यय 100%, यहाँ पे वही प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया है 45,000। तो किराया आर और शैक्षणिक शुल्क ई और यातायात टी को मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि, यानी कि किराया आर रेंट, शैक्षणिक शुल्क यानी कि एजुकेशन पे, और यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट पे। चलिए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R + E प्लस क्या, T। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 14 + 19 और +15 और बटा में कर दीजिए 100। तो और गुणा कर दीजिएगा कितना, 45,000 से। किससे, 45,000 से। काट पीट मचाइएगा तो इसका उत्तर आएगा 21,600। 21,600 इसका परम सत उत्तर आएगा। अब आप पूछेंगे कि ये जो 14 है, 19 है, 15 है, ये अप्लाई कहाँ से, तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इसी डाटा से लाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि भोजन F और घर H पर, घर खर्च H दोनों से को मिलाकर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। घर और ये क्या है, भोजन पे। तो हम लिखेंगे F + H यानी कि फूड प्लस होम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और प्लस हो जाएगा 17 और बटा कर दीजिए 100 और मल्टीप्लाई करा दीजिए 45,000 से। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म कीजिएगा, गुणा इसका तो आएगा 13,500 रुपये। ठीक है, 13,500 कहाँ, विकल्प ए में है। अगला प्रश्न पे देखते हैं, ध्यान देते हैं क्या कह रहा है प्रश्न की। निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से
में से परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, नीचे प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 9300 थी, यानी 93,000 थी, तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे। चलिए इस प्रश्न को भी करेंगे। यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है और आइए इसको सॉल्व करते हैं इसी पे। ठीक है, यहाँ पे डाटा है, तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी लिखेंगे, TS लिख देते हैं, टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पे उत्तीर्ण जो सफल हुआ है, जो पास हुआ है, उसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100% है। ठीक है, 100% है। और बोला कितना था यहाँ पे कि 9300 थी, तो उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में पास करी थी। 2002 में कितना, 62 है। 2002 में कितना है, 62 है। देख रहे हैं नीचे 62, जिसपे हम भी लगाए हैं। तो 2002 में तो 62 थी, तो हम यहाँ पे 62 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 100 में अगर हमको लाना है कितना, 15,000 लाना है। कितना लाना है, 15,000। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10 से लाख हो रहा है, लाख लाना है, यानी कि यहाँ पे हम 1500 से गुना कर देंगे। लाख लाना होगा ना, तो यहाँ पे हम 1500 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगर हम 62 में 1500 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 93,000। 93,000 करेंगे, 93,000 लाने के लिए 62 में 15 से गुना करना पड़ा, तो 100 में गुना करने के लिए 1.5 लाख आ जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके बीच की निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार के बीच प्रतिशत का अंतर न्यूनतम था। तो यहाँ पे देखिए 2004 और 2005 में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच के प्रतिशत का अंतर जो है न्यूनतम है। देख लीजिएगा, आपको हम यहाँ बताते हैं। 2004 में देखिए और 2005 में देखिए ये न्यूनतम है, दोनों का बराबर है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या 85,000 थी, तो इन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। कुल संख्या पूछा है, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, डाटा अपर्याप्त हो रहा है। ठीक है, इसमें और देना चाहिए था इसको। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है। ये जो डेटा है ये, आइए इस प्रश्न आगे इसका प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 10,000 कितना है, 1,05,000 थी। ठीक है, तो इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, 96,000 है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। अब यहाँ पे उत्तीर्ण कितना हुआ था, पहले ये आप आकर के देख लीजिए। कब, 2002 में। 2002 में उत्तीर्ण होने वाली की संख्या कितना है, 2002 में ये 64 है। कितना है, 64। तो चलिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये TS हो गया, टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे पास स्टूडेंट। ये 64 को करने के लिए यहाँ पे हमसे प्रश्न जो पूछा था, क्या पूछा था कि 96,000 है 2002 में सफल अभ्यर्थियों की संख्या। तो हम 64 में कितने से गुना करें कि मेरे पास 96,000 आ जाए। 96,000 आ जाए तो 64 में हम 1500 से गुना करेंगे तो मेरे पास 96,000 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये 100% में भी हम 1500 से गुना करा देंगे। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका 1.5 लाख। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 लाख। आइए यहाँ पे लगाते हैं सही उत्तर 1.5 लाख। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों की प्रतिशत का अंतर सबसे कम था।
तो आइए आपको दिखाते हैं सबसे कम प्रतिशत वाला संख्या किसका है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न के बारे में देखेंगे तो 2003 और 4 को देखिए, ये 2003 और 4 को सबसे कम प्रतिशत में सफल रहा है ना। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। दो वर्ष के बीच में पूछा था, इसलिए ऐसा बताया गया है। तुलना करना है तो तुलना 2003 और 4 में ही है, और 75 और 77 का तुलना कीजिए, एकदम हूबहू, थोड़ा 2 का अंतर है। अगला प्रश्न है आपके बीच की निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्या की है? परीक्षा उत्तीर्ण करी है। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी तो उन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। यहाँ भी डाटा क्या है? यहाँ भी डाटा इसका अपर्याप्त है। विकल्प बी लगा दीजिए, क्योंकि सॉल्व नहीं किया जा सकता इसको। अगला प्रश्न है आपके लिए कि यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार की संख्या 84,000 थी तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे। तो यहाँ पे आपके लिए टीएस हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट। यहाँ पे पास स्टूडेंट 2002 में पास करी थी 56 स्टूडेंट ने, ठीक है। तो 56 में कितना से गुना करें हमें 84,000 मिल जाए, तो यहाँ पे 1500 से गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये 100% और यहाँ पे कितना से गुना कर दीजिए 1500 से, ये मिल जाएगा आपको 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, इसका उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपके बीच की निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि के में एक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है, ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ देख लीजिएगा ध्यान से, और आगे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत का अंतर सबसे कम था। तो सबसे कम था तो 2003 और 2004 में कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम था। कौन कौन से वर्ष में? 2003 और 4 में, ठीक है। किसमें बोला है? 2003 और 4 में बोला है। देखिए डिफरेंस इसका 2 का। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे, यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी लगा लीजिए। अगला प्रश्न है आपके बीच, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,20,000 कितना है ये 1,02,000 थी तो इन दोनों वर्षों में शामिल सफल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है, डाटा अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, इसका उत्तर लगाया नहीं जा सकता। अगला है कि यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 11,004 इनकी 1,14,000 है तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण हुआ, जो पास हुआ है उसका संख्या है 76। 76 में कितना से गुना कर दे कि हमें मिल जाए 1,14,000। तो यहाँ पे हम 1500 से गुना करेंगे, मिलेगा हमको 1,14,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टोटल स्टूडेंट था जो 100% में था, इसमें 1500 से गुना करेंगे, फिर से हमें 1.5 लाख उत्तर मिलेगा, जो विकल्प सी में निहित है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है। आइए इसका देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे वो चार्ट है जिसके अनुसार आपको प्रश्न को करना है। यहाँ एक प्रश्न है जो दिया हुआ है कि यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 87,000 थी तो उन उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे। यहाँ पे आपके लिए टोटल स्टूडेंट है और यहाँ पे पास वाला स्टूडेंट है। देखिएगा 98 डाटा में पीछे जाकर तो हो जाएगा आपका 1500 से गुना कर दीजिएगा तो आपको मिलेंगे 87,000, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 से तो आपको फिर से मिल जाएंगे 1.5 लाख, जो विकल्प सी में है।
अगला प्रश्न आप ही के लिए है कि यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी तो इन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या डाटा पर्याप्त है। आगे चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच का प्रतिशत न्यूनतम है। तो आप जाइए और देखिए पीछे ग्राफ में, इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निर्देश लाइन, निम्न लाइन ग्राफ में 2001 से 2006 तक की 6 साल की अवधि के बीच होने वाली एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों की प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। आइए इसको देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ पे ये जानकारी है आपका और यहाँ पे प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 2003 और 2005 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,06,000 थी तो कितना है, 1,06,000 थी तो इन 2 वर्षों में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या थी। तो यहाँ पे आंकड़ा इसका भी अपर्याप्त है क्योंकि पूरा दिया नहीं पूछने का जो था इसका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि यदि 2002 में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 99,000 थी तो 2002 में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे देखिए पास वाला अभ्यर्थी जो है जाके देखिए डाटा में 66 है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पे 66 में 1500 से गुना करा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 99,000। और यहाँ पे ही अगर 100% में अगर 1500 से आप गुना करा देते हैं तो आपको कितना जाएगा, मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है। अगर आपको इतना बड़ा डाटा से गुना करने में संशय हो तो आप क्या कीजिए, इस 99,000 में 66 से भाग दे दीजिए, आपका ये डाटा मिल जाएगा 1500, ठीक है। उससे पता चल जाएगा, किधर से भी कीजिए लेकिन उत्तर सही लगाइए। अगला है कि दिए हुए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रतिशत में अंतर सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम है तो 2003 और 2004 में है। आप डाटा को जाकर देखिएगा, 2003 और 2004 में जो है 77 और 74 यानी मात्र 3 का डिफरेंस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका अध्ययन कर लीजिए और आइए इसका उत्तर लगाइए इस प्रश्न का। कह है कि एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। सभी शाखाओं का कहा है ना, तो सभी शाखाओं का हम ऐड कर देंगे वर्ष 2010 का। आइए यहाँ पे आपको हम डाटा दिखाते हैं। यहाँ पे वर्ष 2010 में सभी शाखाओं का, तो सभी शाखाओं का देखिए ब्लैक वाला जो है ना वर्ष 2010 का है, तो हम यहाँ पे 46 है, ये 78 हो गया, उसके बाद 68 हो गया, 57 हो गया, 91 हो गया। ये सभी को हम आपस में जोड़कर और 5 से कर देंगे भाग। जैसे 46 प्लस 46 क्या है 78 है, 78 और प्लस हो जाएगा 68 और आपका 57 क्या है 57 और प्लस 91 बटा में कर दीजिए 5 ऐड कीजिएगा 340 आएगा, ठीक है। और बटा में 5 काट पीट में छा दीजिए 68 ही उत्तर आएगा इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके बीच कि 2 वर्षों में कंपनी को शाखाओं C1, C3 और C5 की मिलाकर कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे C1 और C3 और C5 है, तो यहाँ पे देखिए C1 था 46 और 74, ठीक है। अब आपका ये 74 हो गया और ये आपका यहाँ पे देखिए फिर से C3 कितना था 68 प्लस 72, दोनों का हम ले रहे हैं और प्लस हो जाएगा 91 प्लस 78, ठीक है। 91 प्लस 78 ये दोनों को जोड़िए 120 140, ठीक है, और प्लस 169 हो जाएगा उत्तर आपका 429 जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है क्या आपसे कि वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे चलिए इस वाले प्रश्न का पहले उत्तर दे लेते हैं। यहाँ पे 1000 में ज्ञात करने बोला है 2010 का, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यक मान दिया है 61 हो जाएगा, ठीक है, वर्ष 2010 का। ये देख रहे हैं 61 प्लस कितना है 89 प्लस 71 और प्लस कितना है 53 और प्लस
कितना है 91, बटा कर दीजिए 5, सभी को जोड़िए भाग दीजिएगा 73 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है क्या कि दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। तो एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात करने बोला है। कौन सा? प्रश्न नंबर 24। तो आवश्यक मान इसका जो है 61 प्लस 71, ठीक है, ये 71 है। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे 71 और प्लस हो जाएगा 83, फिर क्या हो जाएगा प्लस 91 प्लस यहाँ पे 91 और प्लस कर दीजिए 49, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 132 प्लस 154 और प्लस हो जाएगा 140 बराबर कितने? 426। क्या होगा? 426। विकल्प सी इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। अगला प्रश्न है आप ही के बीच की शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालना तो बिल्कुल आसान है। देखिए C2 यहाँ पे और लिख लीजिए, C4 यहाँ पे लिख लीजिए, 89 प्लस 82 कर लीजिए और रेशियो पे डाल दीजिए। यहाँ पे 53 प्लस 89 कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 171 हो गया इधर रेशियो में और ये 142 हो गया। विकल्प सी लगा दीजिए, बाहर निकल चलिए। अगला प्रश्न आपके बीच की निम्न बाढ़ ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तक की बिक्री 1000 में दी गई है। इसको करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 57 प्लस 73, देख लीजिएगा डाटा पीछे ले जा करके, और प्लस क्या कीजिए 65 प्लस 74 और क्या कीजिए प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा 63 प्लस 70, ठीक है। कीजिएगा तो 130 प्लस 139 और प्लस हो जाएगा 133। आपका उत्तर आ जाएगा 402 विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करें। चलिए इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। शाखा C2 बोला है और शाखा C4 बोला है ना। इसका रेशियो निकालेंगे तो 59 क्या हो जाएगा 89, ये 89 है, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो में 86 प्लस 84 दोनों को ऐड करा दीजिए 148, ठीक है। और यहाँ पे 148 और 170 काटिएगा तो आपका आएगा 74 और ये आ जाएगा आपका 85, ठीक है, 85। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है निर्देश दिया है आपको कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 में और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। तो क्या बोल रहा है, इसका आगे वाला प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आवश्यक मान रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 51 प्लस 72, ठीक है। और प्लस कर देंगे हम यहाँ पे 69 प्लस क्या हो जाएगा 71 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 94 प्लस कितना 77, ठीक है 77। यहाँ पे हो जाएगा आपका 123 प्लस 140 और प्लस हो जाएगा आपका 171। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 434। इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प ए में है। अगला प्रश्न आपके बीच है कि वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। तो इसका आइए इसका उत्तर निकालते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 51 प्लस कितना हो जाएगा 79 प्लस 69 प्लस 62 प्लस 64, ठीक है। अब बटा कर दीजिए आप 5 से, आ जाएगा आपका 355 बटा 5, काटिएगा आएगा 71। तो 71 हो गया क्या आपका 1000। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है यहाँ से कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए।
चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका शाखा C2 और यहाँ पे है आपका शाखा C4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 91, देखिए 91 नहीं लिखा पा रहा था, 91 प्लस क्या हो जाएगा आपका 79, ठीक है। रेशियो में 66 प्लस 86 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िए 170 और ये कितना 152, विकल्प बी लगा दीजिए, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। 1000 में कह रहा है ना, तो यहाँ पे सभी को वैसे ही कराते चलिए जैसे हम कराते आ रहे हैं। 67 प्लस 79 प्लस 85 प्लस 66 प्लस 83, ठीक है। और बटा में कर दीजिए आप 5, जोड़िएगा सभी को 380 आएगा और बटा 5 कर दीजिए 76 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि 2 वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। सभी को ऐड कर दीजिए यहाँ पे 67 प्लस 75, ठीक है, प्लस 85 प्लस 76, ठीक है, और प्लस कर दीजिए 83 प्लस 72, ऐड कीजिएगा सबको 458 आएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं C1, C2, C3, C4 और C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में दी हुई पुस्तक की बिक्री 1000 में दी गई है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात पूछा है। तो ये आपका C2 हो गया, ये C4 हो गया, ये हो जाएगा 78 प्लस 87 और रेशियो 56 प्लस क्या हो जाएगा 92, ठीक है। ये आपका होगा 165 और ये हो जाएगा 148। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर 165 और 48 लगा लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C2, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे 56 प्लस कर देंगे 66 और प्लस क्या हो जाएगा 68 प्लस 76 और प्लस हो जाएगा आपका 82 प्लस 42, ठीक है। अब इसको ऐड करा दीजिए 390 आ जाएगा जो विकल्प बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे कि वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। 1000 में कह रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिए 56 प्लस 78 प्लस 68 प्लस 56 और प्लस क्या हो जाएगा 82, बटा कर दीजिए 5, हो जाएगा आपका 340 बटा 5, काट पीट में 4 दीजिए 68, इसका उत्तर हो जाएगा जो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ लिखा है कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लगता है कितना 1 लाख रुपए, कितना 1 ही लाख है ना, 1 2 सैकड़ा हजार 10 लाख, हाँ। तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो। इस प्रश्न को चलिए करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रत्यक्ष श्रम का लागत कितना है, यहाँ पे 24% है। कितना है 24%। तो 24% में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 लाख मिले, 1 लाख मिले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख लिख लेते हैं पहले, 1 2 सैकड़ा हजार 10 लाख, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप 4100 कितने से 4166.67 से, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल खर्च होगा कितना 100%, ठीक है। तो इसमें भी उतने से कर दीजिए, कितने से 4166.67 से, ठीक है, कर दीजिए गुना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,16,000 कितना 667, कितना आएगा 4,16,667 आएगा, ठीक है। इसका क्या आ गया, कुल खर्च आ गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आवश्यक मान निकाल ले। इसका क्या निकाल ले, आवश्यक मान। तो यहाँ हो जाएगा आपका 144/100, ठीक है।
और मल्टीप्लाई कर देंगे 4,16,667 से, ठीक है, 667 से, और बटा कर देंगे हम 500। काटपीट में चाहिए यहाँ से 1200 उत्तर आएगा, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न आपका पूछा है क्या कि निम्नांकित चार्ट PQRS और T नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में Q द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कितना है, देखिए पहले Q का कितना 165 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 165 बटा क्या हो जाएगा 128 प्लस 165, और प्लस कर लेंगे 136 प्लस 111, और प्लस हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। काटपीट में चाह दीजिए 25% उत्तर आएगा, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न आपके बीच की निम्नांकित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये बात को जरूर पढ़िएगा। वर्ष 2012 से 2017 तक एक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या। यहाँ पे नीचे देखिए कह रहा है कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। यही पूछा है क्या, आइए देखते हैं। यही पूछा है, शायद यही पूछा है यहाँ पे। हाँ तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45/90 और गुणे 100, ठीक है। ये 45/90 तो 45 दूना 90 हो जाएगा, यहाँ पे 50% उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपके बीच की निम्नांकित चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी ABCDE और F नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 850 प्लस हो जाएगा 725 प्लस हो जाएगा 650 प्लस हो जाएगा आपका 555 प्लस हो जाएगा आपका 700 और प्लस होगा आपका 410, ठीक है। बटा में हो जाएगा आपका 6 और करिएगा इसको तो 648.33 आएगा। क्या आ जाएगा 648.33 आ जाएगा। तो इसका औसत बिक्री हम निकाल दिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाखा ABC और E सभी शाखाओं के औसत में अधिक है। क्या, शाखा ABCE। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि नीचे दिया गया वार ग्राफ 3 कंपनियों X, Y और Z द्वारा 2001 और 2005 में पेपर उत्पादन में आंकड़े हजार में दर्शाता है। तो प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2001 में कंपनी Z के उत्पादन और वर्ष 2002 में कंपनी Y के उत्पादन में के मध्य क्या अंतर है, ये पूछा है और कितने अंतर है ना। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्या हुआ इस प्रश्न का। तो यहाँ पे लिखिए, यहीं पे हम करा देते हैं। जैसे यहाँ पे है कितना 56 वर्ष 2001, ठीक है। 56 में से हम माइनस करा देंगे 53 को। किसको माइनस करा देंगे हम, 53 को। वर्ष 2001 में देखिए तो कितना है 53, ये वाला पार्ट दिख रहा है। और वर्ष कौन सा था आपका 2002। तो वर्ष 2002 में ये बीच वाला दिख रहा है आपका 56। तो 56 में से 53 करा दीजिए 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ तो यहाँ पे 3 इसका सही उत्तर होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि 5 वर्षों में किस कंपनी का औसत उत्पादन सबसे कम था। तो 5 वर्षों में कौन से कंपनी का, इसको चलिए करते हैं। तो 45 प्लस 51 X का औसत उत्पादन निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 प्लस 51 प्लस 48 प्लस 57 और प्लस कितना हो जाएगा 54/5 कीजिएगा। तो आपका उत्तर आएगा 280/5 यानी कि 56 इसका सही उत्तर आएगा, यानी कि X का आया था। ये किसका है, X का। वहीं पे आप X का, यहाँ तो अभी X का ही निकाले, हम X का लगा क्यों दिए। आइए इसका अब Y का निकालते हैं। किसका, Y का। अब तो पता चलेगा ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि X का आया कितना 51, ठीक है। 51 आया है X का। अब Y का निकाल लेते हैं इसी प्रकार। तो हो जाएगा आपका 50 प्लस 56 प्लस हो जाएगा यहाँ से 53 प्लस 62 प्लस 59
और बटा 5 कीजिए, तो यहाँ से y का आ जाएगा 280/5, यानी कि इसका आ गया 56। y का 56 आया है। y का कितना आया है? 56। सबसे कम किसका है, यही तो पूछा है। तो सबसे कम जो है x का ही है। यहाँ से हम अगर z का भी निकालेंगे तो वही कहानी होगा। तो आप x ही उत्तर लगा लीजिए। सही किए थे जो हम पहले ही x लगा दिए थे। अगला प्रश्न है आपके बीच की कंपनी x के उत्पादन में वर्ष 2002 से 2005 तक प्रतिशत वृद्धि क्या है? प्रतिशत में 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक में बता दीजिए। ये पूछ रखा है आपसे, तो आप लिखिए 54 माइनस 51 और गुणा कर दीजिए 100 से कीजिएगा, 5.88 उत्तर आएंगे जो विकल्प ए में है। अगला प्रश्न है आपके बीच की निम्न बार ग्राफ तीन भिन्न कंपनियां XY और Z द्वारा वर्ष 2001 से 2005 के बीच निर्मित पेपरों के आंकड़ों 1000 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 1000 को। तो आवश्यक मान यहाँ पे निकालना है इसका, किसका? 43 नंबर वाले प्रश्न का। आइए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंपनी जेड द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित पेपरों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जेड द्वारा बोला है ना, तो 79 माइनस हो जाएगा आपका 73, आएगा कितना आपका? 6 इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके बीच कि 2002 से 2005 के बीच में कंपनी एक्स के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत मान दशमलव के 2 अंकों तक लगभग में ज्ञात कीजिए। लगभग में कह रहा है ये प्रश्न का उत्तर निकाल लें। चलिए इसको करते हैं। तो 74 माइनस का हो जाएगा आपका 71/71 गुणे 100 कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3/71 और गुणा हो जाएगा 100, लगभग 4.23 आएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपके बीच, चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में हुई पुस्तक की बिक्री 1000 में दी गई है। ठीक है, 1000 में दी तो गई है। आइए इसको देखते हैं प्रश्न कहता क्या है कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे C2 हो गया, ये C4 हो गया, ये लिख लीजिए 78 प्लस 90 और ये हो जाएगा 65 प्लस 84। ठीक है, 65 प्लस 84 रेशियो में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 168 और यहाँ पे हो जाएगा 149। विकल्प ए लगाकर चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आवश्यक मान रिक्वायर्ड वैल्यू बराबर लिखेंगे 68 और प्लस 78 प्लस 84 प्लस 65 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा और बटा 5। ठीक है, तो लगा दीजिए 380/5, काट पीट मचाइए 76 इसका सही उत्तर होगा। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1000 में कह रहा है ना, तो 68 प्लस कर दीजिए 74, ये 68 है। ठीक है, प्लस 74 हो गया आपका, प्लस कर दीजिए 84 और प्लस हो जाएगा 77 प्लस हो जाएगा आपका 85 प्लस कितना होगा 72। ऐड कीजिए 142 प्लस 161 प्लस 157 बराबर क्या हो जाएगा 460। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले दिन अब चलेगा सीरीज का सेशन चलेगा, यानी कि रीजनिंग्स का चलेगा सेशन। कल रीजनिंग का सेशन पहला होगा जो श्रृंखला का होगा, सीरीज का होगा। ठीक है, तो आइए उसमें भी और आप लोग रीजनिंग्स का भी सेशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।